दोस्तों, वालेकुम सलाम। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि यहाँ पर एक ऐसी हस्ती आपकी मुशायरे की निज़ामत कर रहे हैं जिनके बारे में आपकी मालूमात बहुत कम है। तो मैं अपना सदारती फरीज़ा समझता हूँ कि उनका थोड़ा सा तारुफ, पूरा तारुफ तो उनका कराया ही नहीं जा सकता, लेकिन कराऊँ ताकि अब तक आपने उनकी निज़ामत और संचालन देखा, लेकिन अब उनकी कविता या शायरी को आप पूरी तरीके से समझ सकें। ये डॉक्टर अशोक चक्रधर 30 साल इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ाया। ये तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि हम लोगों ने जब कवि सम्मेलन और मुशायरों को एक साथ करना शुरू किया तो हमारा मंशा ये था कि उर्दू को हिंदी समझे और हिंदी को उर्दू समझे। और इस कोशिश में डॉक्टर अशोक चक्रधर ने जिस तरह से साथ दिया है, मैं बताता हूँ कि यह हिंदुस्तान की तारीख़ का अकेला कवि है जिसके सेकुलरिज्म की कसम खाई जा सकती है। और सेकुलरिज्म तो एक लफ्ज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसानियत की कसम खाई जा सकती है, इंसान दोस्ती की कसम खाई जा सकती है। मैंने वो मंजर देखा है, मैं 92-93 की बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन मुशायरा काशीपुर में था, उसमें ये तशरीफ़ लाए थे। और ये भी बता दूँ कि हिंदी के मंच के ये सबसे महंगे कवि हैं, इनकी तलाश में पूरा हिंदी जगत घूमता है, लेकिन किस तरीके से ये लफ्ज़ों को पैदा करते हैं, हिंदी के नए नए शब्दों का को इस तरीके से अपनी कविता के अंदर समोते हैं कि आप इनका चिंतन देखिए। बरसों टीवी से जुड़े रहे। मैं वाक़या वो सुनाना चाहता हूँ ताकि इनकी शख्सियत पूरी तरीके से आपके सामने पहुँच सके। वो बड़ा मुश्किल ज़माना था 92-93 का, चारों तरफ आग लगी हुई थी और लोग नफ़रत को बेच रहे थे। कवि सम्मेलन में बेच रहे थे, शायरों में बेच रहे थे, मुशायरों में बेच रहे थे। लेकिन उस वक्त जिन लोगों ने तवाज़ुन कायम रखा और हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत को ज़िंदा रखने की कोशिश की, उसमें सर फहरिस्त नाम हिंदी वालों में डॉक्टर अशोक चक्रधर। मैं काशीपुर के उस कवि सम्मेलन में मैं देर से पहुंचा तो हंगामा मचा हुआ था वहाँ पर कि साहब मालूम किया कि हुआ क्या भाई, अभी तो कवि सम्मेलन शुरू हुआ होगा, अभी लोग। मैं थोड़ा देर से पहुंचा था, पता है चला कि साहब हंगामा इसलिए है कि पब्लिक अशोक चक्रधर जी को सुनना चाहती थी, वो तशरीफ़ लाए थे, लेकिन यहाँ पर एक कवि ऐसी नफ़रत अंगेज़ शायरी पढ़ रहे थे कि वो कवि सम्मेलन को ठोकर मारकर दिल्ली वापस चले गए। तो मैं ऐसे मंच पे नहीं जाऊँगा जहाँ नफ़रत पड़ी जाएगी। मैं उस दिन से इनका कायल हूँ। और मैं देखिए इन्होंने कई विधाओं में अपनी कविताओं को पेश किया है। तो मैं चाहता था कि आज हिंदी दिवस के ऊपर आप हिंदी के महान कवि का इस्तकबाल कीजिए उर्दू के मुशायरे में, ताकि ये पैगाम दे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। मुझे बंद होना है, 5 मिनट पहले इन लोग को बुलाना होगा। बस 2 बातें कर रहा हूं। आपकी मोहब्बतों से भीगा हुआ हूं और इतने अच्छे मुशायरे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं थी, आपके ऊपर थी और आपने उसे बखूबी निभाया है। मैं आपको सलाम करता हूं तहे दिल से। सुख दुख तो धूप छाया की तरह आते हैं और कभी लगता है वो हमारा है, कभी लगता है वो हमारा नहीं है, कभी लगता है कि बेवफा हो जाएं, कभी ऐसा कर लें, कभी हम उसके नाम से ही जाने जाएं। अगला नंबर आपका है। वाह, मैंने बड़े गौर से सुन लिया है। तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, मुझे भ्रम है तू मेरी है, न तू मेरी न मैं तेरा। अगर कुछ है तो ईगो है, असल मुद्दा ही है। सभा गूंज रही थी मेरे अंदर। तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, मुझे भ्रम है तू मेरी है, न तू मेरी न मैं तेरा। अगर कुछ है तो ईगो है, कलह हरदम जो बोता है वही सब कुछ। और तुझे भ्रम है कि मैं खुश हूं, मुझे भ्रम है कि तू खुश है, न तू खुश है न मैं खुश हूं। अगर खुश है तो ये दिल है, खुशी में भी जो रोता है, यही सब कुछ। और अगली जो लाइन है कि तुझे भ्रम है कि तू कुछ है, मुझे भ्रम है कि मैं कुछ हूं।
तुझे भ्रम है कि तू कुछ है, मुझे भ्रम है कि मैं कुछ हूं। न तू कुछ है न मैं कुछ हूं, अगर कुछ है तो कुछ कुछ है जो होता है। वही सब कुछ, वही सब कुछ। तो जो कुछ कुछ है इसका बना रहना बहुत जरूरी होता है। लेकिन परेशानियां वही हैं। तुम भी जल थे, बड़े ध्यान से सुनने वाली कविता है। तुम भी जल थे, हम भी जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। तुम भी जल थे, हम भी जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। न तुम खल थे, खल बुरे आदमी को कहते हैं, न तुम खल थे न हम खल थे, इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे, है ना? न तुम खल थे न हम खल थे, इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे। अचानक तुम हमसे जलने लगे तो हम तुम्हें खलने लगे। और अगली दो पंक्तियों में कविता है, अचानक तुम हमसे जलने लगे तो हम तुम्हें खलने लगे। तुम जल से भाप हो गए और तुमसे आप हो गए। तुम जल से भाप हो गए और तुमसे आप हो गए। इसीलिए छूना जरूरी है। तट ने तुम्हें नहीं बुलाया लहरों, कुलांचती क्यों हो? तट ने तुम्हें नहीं बुलाया लहरों, कुलांचती क्यों हो? पवन ने कोई गीत नहीं गाया डालियों, नाचती क्यों हो? तट ने तुम्हें नहीं बुलाया लहरों, कुलांचती क्यों हो? पवन ने कोई गीत नहीं गाया डालियों, नाचती क्यों हो? दोनों और भी झूमने लगी, हर्ष से मिलकर बोली स्पर्श से। दोनों का स्पर्श हुआ। तो ये हिंदी और उर्दू का स्पर्श जो आज आपने संपन्न कराया है, ये इस मुशायरे की उपलब्धि है। और ये अंत तक आप इतने लोग बैठे हुए हैं, ऐसा होता नहीं आमतौर से। एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापे, इधर ये दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने। तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा? शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया, बोला हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, कर कलरव, हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशु पुंगव शेर कि अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते। अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बोली बेटा ताज्जुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में।